अस्सलामुअलैकुम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। न्यू पाकिस्तान में आप तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी मेज़बान नबीहा इजाज़। तो जनाब अब कुछ बात करेंगे कल की होने वाली प्रोग्राम के आगाज़ में जो हैपनिंग हुई वो आपके साथ शेयर करते हैं। इमरान खान साहब ने 20 अगस्त को इस्लामाबाद में रैली से खिताब किया और उससे खिताब करते हुए शहबाज गिल का जिस्मानी रिमांड देने वाली एडिशनल जज ज़ेबा चौधरी को मुखातिब करके कहा था कि आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए। फिर शहबाज गिल की गिरफ्तारी का मामला और जिस्मानी रिमांड के हवाले से बात करते हुए इमरान खान साहब ने कहा था कि शहबाज गिल को जिस तरह से उठाया गया और 2 दिन जो तशद्दुद किया गया, जिस तरह से रखा गया जैसे कि मुल्क का कोई बड़ा गद्दार पकड़ा गया हो। आईजी इस्लामाबाद और डीआईजी को हमने नहीं छोड़ना है, खान साहब के ये अल्फाज थे। और उन्होंने कहा कि आपके ऊपर केस करना है। उन्होंने कहा कि मैजिस्ट्रेट ज़ेबा साहिबा आप भी तैयार हो जाएं, आप पर भी हम एक्शन लेंगे। आप सबको शर्म आनी चाहिए कि एक आदमी को तशद्दुद किया, उसका निशाना बनाया, कमजोर आदमी मिला, उसी को आपने ये करना था। फिर फजलुर रहमान से जान जाती है। उन्होंने कहा कि शहबाज गिल के साथ उन्होंने जो किया, उन्होंने कानून की बालादस्ती की धज्जियां उड़ा दी। आज अपने वकीलों से मुलाकात की है आईजी, डीआईजी और रिमांड देने वाली उस खातून मजिस्ट्रेट पर केस करेंगे। इमरान खान के खिलाफ आला सरकारी अफसरान को धमकियां देने के खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज किया गया था। कल तौहीने अदालत केस की समाअत थी जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वजीर आजम और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को दोबारा तहरीरी जवाब जमा करवाने का हुक्म देते हुए समाअत अब 8 सितंबर तक मुलतवी कर दी है। थोड़ा सा टाइम दे दिया है, थोड़ी सी मोहलत खान साहब को अब मिल चुकी है। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया हमारे प्रोग्राम के लिए। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि दुनिया में तौहीने अदालत का कानून ख़त्म हो रहा है, लेकिन अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो यहाँ पर अभी भी ये मौजूद है। क्या इससे इजहारे राय की आज़ादी पर कदम मालूम नहीं होती है? नहीं, देखिए बात यह है कि जो सिविलाइज्ड मुल्क है दुनिया के, वहाँ पर अब तौहीन अदालत की लॉज की इतनी ज़रूरत नहीं है, ना उसकी रिक्वायरमेंट है। तो उसकी वजह यह है कि वहाँ पे आम तौर से जो कोर्ट के ऑर्डर्स होते हैं या एडमिनिस्ट्रेशन के ऑर्डर्स होते हैं उनको ओबे किया जाता है, ठीक, और बगैर किसी क्वेश्चन के। और बहुत शाद नादिर ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जहाँ के ओबे नहीं किया जाता, क्योंकि कानून की सब इज्जत करते हैं दूसरे सिविलाइज्ड मुल्कों में। हमारे मुल्क में सिर्फ कानून की उस वक्त इज्जत होती है जब आपके फेवर में होता है। जब आपके खिलाफ है तो आप कोई इज्जत नहीं करते कानून की, और उसके खिलाफ कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। ये तो हमारी नेचर है हमारे मुल्क में। तो इसकी वजह से हमारे अक्सर ये मौके आते हैं जहाँ पे कि लोग ज्यादती करते हैं और ऐसे काम कर जाते हैं जो उनको नहीं करना होता। तो इस वजह से हमारे मुल्क में ये राइज है, दूसरे मुल्क में नहीं है। अगर हम सिविलाइज हो जाएंगे इन टाइम्स टू कम, मैं तो 70 साल से देख रहा हूँ में सिविलाइज नहीं हुए, लेकिन अगर हम अगले 70 साल में हो जाएंगे तो शायद हमारे भी खत्म हो जाए। ठीक सर, अब ये जो पूरा कल अदालती कार्रवाई हुई, सिलसिला हुआ, 8 सितंबर तक मुलतवी कर दिया गया है। अभी आप समझते हैं कि खान साहब के लिए कानूनी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं या फिर उनको रिलीफ मिलेगा, चूंकि 8 सितंबर तक अब मामला मुलतवी हो चुका है? देखिए, ये अब मुझे भी समझ में नहीं आया कि कोर्ट ने क्यों मुलतवी कर दिया। बड़ा अनयूजुअल था, क्योंकि जवाब जो शो कॉज नोटिस और इशू हो गया था, जवाब उन्होंने पहले फाइल कर दिया था। जब कोर्ट में वो आए थे तो वो जवाब फाइल हो चुका था, यानी जजेस ने पढ़ लिया था वो जवाब। तो जब ये सब चीजें सामने थी तो कोर्ट को क्या जरूरत थी कि उसको आगे टाइम दें, क्योंकि जो भी फैसला करना था वो उस जवाब के बेसिस पे वो कर सकते थे, या रिजेक्ट कर सकते थे या एक्सेप्ट कर सकते थे लेटर को, और या ये कह सकते थे वकीलों से कि आप आर्ग्यू करें केस को और फिर उनको सुन लेते। लेकिन इसके बजाय उन्होंने उनको कहा कि नहीं जी, हमें ये आपका जवाब जो है हम इसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। ठीक, ये तो कहना सही नहीं है मेरे ख्याल में जजेस के लिए कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे। हो सकता है कि जजेस के दिमाग में ये चीज हो कि ये अगर हमने इस किस्म के नोटिस दी, शो कॉज नोटिस, तो वो शायद आकर के फौरन माफी मांग देंगे, जिस आमतौर से लोग करते हैं, तो हम उसको रफा दफा कर देंगे, ये मामला खत्म हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये ऐसा नहीं हुआ तो उन्होंने कहा कि हम इनको टाइम दे देते हैं। फिर उन्होंने पूछा इमरान खान साहब के वकीलों से कि आपको चाहिए टाइम कुछ और करने के लिए,
वो तो तैयारी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा जी हाँ हमें चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने कर दिया। मेरे ख्याल में ये इम्कानात इसके ये हैं कि वो चाहते ये थे कि किसी न किसी तरीके से ये मामला इसी हियरिंग में, एक ही हियरिंग में खत्म हो जाए। कि किसी जज साहब ने कहा भी, हम तो समझते थे ये मामला खत्म हो जाएगा आज। तो ये चाहते ये हैं कि इस मामले को जल्दी से जल्दी खत्म कर दें, और इस वजह से मेरे ख्याल में उनको मौका दिया है कि वो अब जब लेटर भेजेंगे, अपना जो भी जवाब भेजेंगे, उसमें वो अनक्वालिफाइड और अनकंडीशनल अगर अपॉलॉजी दे लेते हैं तो शायद ये मामला रफा दफा हो जाए। सर, आप कानून को समझते हैं, आइन को समझते हैं, लॉ को समझते हैं। तौहीन अदालत के मुर्तकिब शख्स को सजा के बगैर छोड़ा नहीं जा सकता, ये स्टेटमेंट है आजम नजीर तारड़ साहब की। मैं इस पर भी आपका कमेंट लेना चाहूंगी। देखिए, बात यह कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होती है, ये आमतौर से लोग कई दफा गुस्से में आके कह जाते हैं चीजें, तो उनको एक मौका तो देना चाहिए कि अगर वो माफी मांगते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि किस किस्म की कंटेम्प्ट हुई है। अगर तो एक ऑर्डनरी कंटेम्प्ट हो गई, किसी जज ने कुछ ऑर्डर पास कर दिया और वो वकील जो उसके सामने क्लाइंट खड़ा है उसने कहा ये आप क्या कह रहे हैं, मैं नहीं बात सुनता, वो कुछ ऐसी बात कर दी जो गुस्से में इंसान क्या जाता है, तो उस सूरत में मुनासिब यही होता है कि उसको उसकी सजा न दी जाए और उससे अगर वो माफी मांग लेकिन सर, अगर हम वो देखें ना, अब जो मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा है वो भी खुलकर सामने आ रहे हैं, बयानात दे रहे हैं। तलाल चौधरी साहब तो फट पड़े हैं, वो खुलकर बातें कर रहे हैं। तो हम मुवाजना इस वक्त कर रहे हैं सियासी लीडरान जैसे कि दानियाल अजीज, निहाल हाशमी, तलाल चौधरी। इमरान खान की सियासी मकबूलियत उन सबसे ज्यादा है ऑब्वियसली, और कल अदालत में भी इस पर बात हुई कि इमरान खान के कदकाट का लीडर, क्या आपको लगता है कि अदालत इमरान खान के मामले में रिस्ट्रेन कर रही है? तलाल चौधरी साहब तो कहते हैं कि हमें तो कभी कोई वार्निंग भी नहीं दी गई और खान साहब को जो है वो वक्त दिया जा रहा है, मोहलत दी जा रही है। इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? नहीं, मैं जो आपको जवाब दे रहा था, आपने स्पीच में इंटरप्ट कर दिया। मैं आप कंप्लीट करें सर जी। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा था कि अगर कोई कंटेम्प्ट इस टाइप की हो जिसको माफ नहीं किया जा सकता, तो उस सूरत में जजेस को यकीनन बड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए और उसको माफ नहीं करना चाहिए। अगर वो माफी मांग भी ले फिर भी नहीं माफ करना चाहिए। तो ये जो केस ये है जज, ये कोर्ट के सामने, जो फुल कोर्ट के सामने ये केस ऐसा है जिसमें कि माफी के चांसेस मेरी नजर में तो बहुत कम है, क्योंकि जो कि उन्होंने तो पूरे जुडिशियल सिस्टम को अटैक किया है। जिसने भी जो तकरीर में गलती से किया हो या नहीं गलती से किया हो, इसको मैं नहीं जानता इस बात पर, लेकिन जो कह गए उसकी वजह से ये यकीनन सारी जुडिशरी को धचका लगा है। अब आप देखिए, एक छोटा मोटा जज जो हर रोज फैसले करता फिरता है, अगर उसको डर हो जाए कि मैं कुछ कर जाऊं तो मेरे खिलाफ एक्शन हो जाएगा, तो फिर तो वो फैसला ही नहीं करेगा कोई। तो ये इस वजह से मेरे ख्याल में ये बहुत जरूरी है कि इसमें तो यकीनन कोर्ट को बहुत सोच समझ करके इसको देखना चाहिए, और अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं सामने तो शायद माफी एक्सेप्ट हो जाए, वरना तो मेरे ख्याल में माफी एक्सेप्ट होने के चांसेस मेरी नजर में तो बहुत कम है। और इसी वजह से मेरे ख्याल में शायद, लेकिन ये जो आपने मुस्लिम नून वगैरह की बात की है, वो तो खैर इस वास्ते कर रहे हैं क्योंकि वो मुआवजा कर रहे हैं अपने वो नवाज शरीफ का, इस वजह से वो कह रहे हैं, वो तो उनकी अपनी पर्सनल एंगल है। लेकिन मैं तो आपको अपनी तरफ से कानूनी तौर पर ये कह रहा हूँ कि इसमें शायद मुश्किल है माफी एक्सेप्ट करना। अगर एक्सेप्ट हो गई तो बड़े शाद-ए-नाज़िर तरीके किसी ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी वजह से हो। अच्छा सर, ये अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन खान साहब या पीटीआई की बात कीजिए, जो जारहाना पॉलिसी उसका इस्तेमाल करना, जारहाना बयानात दे देने, फिर उसकी रियलाइजेशन ना होनी, इदारों पर दबाव डालना, फिर जब जवाब तलब किया जाए तो फिर अपने मौक़िफ़ का जवाब भी पेश कर देना, माफ़ी से इनकार, इदारों से नरमी की उम्मीद, ये सब किस तरफ लेकर चलेगा? देखिए, ये एक बड़ा अजीब सा ट्रेंड आ गया है हमारी सोसाइटी में, हमारे पॉलिटिक्स में। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने शुरू किया था अपने ज़माने में, जब वो कैंपेन कर रहे थे अयूब खान के खिलाफ, तो वो ये चीज़ें उन्होंने शुरू की थी, जारहाना अंदाज हर एक के अगेंस्ट। तो लेकिन बाद में ये मामला डाई डाउन हो गया और काफ़ी अर्से तक ख़त्म रहा। लेकिन अब ये पीटीआई ने ये दोबारा ये जारहाना अंदाज शुरू किया है, और वो समझते हैं शायद कि जारहाना अंदाज से वो लोगों को दबा सकें, क्योंकि हमारे मुल्क का जो जहन ऐसा ही है कि अगर आदमी कोई लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाए, खड़ा हो जाए सामने, तो दूसरा आदमी आमतौर से दब जाता है। तो ये एक हमारी नेचर है हमारे मुल्क में। तो वो इस चीज़ को उन्होंने अपनी सियासत में ट्रांसलेट कर लिया है, और वो समझते हैं कि जारहाना अंदाज से वो कामयाब होंगे। और अभी तक तो ऐसे ही नजर आ रहा है,
क्योंकि उन्होंने जितना शोर-शरार मचाया है हर एक चीज में जाराना तरीका इस्तेमाल किया, उससे दूसरे लोग काफी हद तक धीमे पड़ जाते हैं। अभी तक ये नजर आ रहा है। तो इस मेरे ख्याल में चूंकि कामयाबी हो गई उनको, तो वो समझते हैं कि एक अच्छी पॉलिटिकल टैक्टिक्स है। ठीक, अच्छा, ये चीफ जस्टिस साहब ने वफाक के नुमाइंदे को हिदायत की है बगावत और गद्दारी के केस की नजरसानी करें, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? ये मेरी नजर में तो ये नामुनासिब था, क्योंकि ये केस उनके सामने नहीं था और उनको इसकी जरूरत नहीं थी इसके मुताबिक बात करने की, कि या एडवाइस देने की कि आप इसको नजरसानी करें, क्योंकि ये तो उनके सामने केस था ही नहीं। कोर्ट को आमतौर से जो केस उसके सामने नहीं होता उसके मुताबिक बात नहीं करनी चाहिए, और ये उन्होंने अगर किया है तो या ऐसे ही से कह दिया हो या ऐसी बात कह दी हो अलग बात है, लेकिन मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं था कहना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। प्रोग्राम में लेंगे एक ब्रेक के बाद आपको दोबारा करेंगे ज्वाइन, स्टे विद अस। एप्सेप और पामी ने सुपीरियर फाउंडेशन के ताउन से मिशन एसआर फ्लड रिलीफ फंड कायम किया है, और आप तमाम देखने वालों से भी गुजारिश है कि जितना हो सके आप इसमें कंट्रीब्यूट करें, इसका हिस्सा बने। कोई भी डोनेशन कम या ज्यादा नहीं होती है। जो भी साहिब इस्तात लोग हैं वो जो सैलाब मुतासरीन हैं उनकी मदद कर सकते हैं। सैलाब मुतासरीन के लिए प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज ऑफ पाकिस्तान यानी एप्सेप और ऑल पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूशंस की जानिब से मुल्की सतह पर इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान की अगर बात हम करें तो पाकिस्तान को दुनिया भर में इंसान दोस्ती और बेलौस रजा कराना खिदमात के लिए शुरू से जाना जाता है, और जब भी मुसीबत का वक्त आया हमारे हम वतन ही अपने बहन भाइयों पर जब भी कोई मुसीबत आती है तो हमने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। फिर कोई बड़ा अमीर गरीब कोई शख्स पीछे नहीं होता, और इस वक्त भी हमारे वतन अजीज को एक बदतरीन सैलाबी तबाही का सामना है। इस आफत की घड़ी में हमें अपने हम वतनों को इमदाद पहुंचानी चाहिए। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे आज के मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं इन स्टूडियोज शाद मुस्तफा साहब, फाउंडर सीईओ टेक्सटाइल मार्केटिंग कंपनी, और इसके साथ हमें ज्वाइन किया है इन प्रोग्राम डॉक्टर अजहर खान, सीनियर मेंबर पामी हैं। शाद साहब, सबसे पहले मैं कमिंग टू यू आपकी जानिब आना चाहूंगी एंड हैट्स ऑफ टू यू कि ईओ सैलाब मुतासरीन के लिए काम कर रहा है, उनकी मदद के लिए। ईओ है क्या और ये ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से काम कर रही है सैलाब मुतासरीन तक ज़्यादातर उनको उन तक मदद फराहम की जा सके? आपका शुक्रिया कि आपने मुझे ये मौका दिया। ईओ एक रज़ाकाराना एसोसिएशन का नाम है जिसको एंटरप्रेन्योरल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। ये 1980 के अवाइल में स्टार्ट हुई अमेरिका के अंदर, और इसका मकसद था कि जो कारोबारी लोग हैं जिनका कारोबारी हजम $1 मिलियन या उससे ज़्यादा है वो साथ बैठें आएँ, क्योंकि उनके जो कारोबारी मामलात हैं और उनके जो मैनेजरियल प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम दफ्तरी मामलात कहते हैं वो तकरीबन हर एक के एक जैसे होते हैं। तो हम एक दूसरे की एक्सपीरियंसेस से कैसे बेनिफिट कर सकते हैं उसके लिए कुछ ग्रुप ऑफ बिजनेसमैन ने ये इदारा कायम किया था अमेरिका के अंदर, और आज माशाल्लाह इसके 17,000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं और 60 से ज़्यादा मुल्कों के अंदर ये फैल चुका है, और इसमें 213 चैप्टर्स होते हैं। एक मुल्क में जितने भी बड़े शहर होते हैं वो एक चैप्टर कहलाता है, और इस वक्त तकरीबन 213 से ज़्यादा चैप्टर्स हैं। पाकिस्तान में कराची, लाहौर और इस्लामाबाद 3 चैप्टर्स हैं। मैं लाहौर चैप्टर को रिप्रेजेंट करता हूँ, और हम सारे कारोबारी जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जनरेशन के लोग हैं उनको मिल बैठ के अपने मसाइल को हल करके अपनी पर्सनल ज़िंदगी भी और कारोबारी ज़िंदगी भी उसमें हम एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस से फ़ायदा उठाते हैं और अपने कारोबार को बेहतर करते हैं। ठीक है, मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि ईओ के जो लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं जो सैलाब मुतासरीन हैं उनके लिए वो किस तरह से है, रिहैबिलिटेशन के हवाले से भी। लेकिन डॉक्टर अजहर खान साहब को मैं शामिल गुफ्तगू करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। मिशन एसआर से मुतालिक बताइएगा हमारे देखने वालों को, और खैबर पख्तूनख्वा मुतासरीन की इस वक्त फौरी ज़रूरियात क्या हैं? थैंक यू वेरी मच जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने मुझे बेसिकली आई एम नोन बाय डॉक्टर अजहर खान जदून। जी सर। तो
आपने मेरा आधा नाम लिया, आधा सर माजरत ख्वाह उसके लिए मैं कोई बात नहीं। मैं देखें, इससे पहले भी जब कोरोना हुआ तो पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस अपने जो प्रेसिडेंट है हमारे चौधरी अब्दुल रहमान साहब, उनकी सरबराही में हमने बड़ा काम किया अपने इंडिविजुअल लेवल की। लेकिन इस बार जब ये सैलाब आया तो इनिशियली ये बलूचिस्तान और सिंध वाली साइड के ऊपर ये शुरुआत हुई, तो हमने उसी वक्त ही अपने प्रेसिडेंट साहब की सरबराही में हमने कमर कस ली थी कि जी हमने इसमें सब ने मिल के जाना है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अभी हमारी पामी और हमारे जो ऑल प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के मेंबर्स हैं वो इस काम में बड़े खुद इंडिविजुअली भी बहुत तकड़े हैं। और जब प्रेसिडेंट साहब ने मिशन निसार अनाउंस किया तो सब ने लब्बैक कहा और हम सारे बिल्कुल कमर कसी हुई थी कि हम किस तरीके से, हम जो दूर हैं हम किस तरीके से हेल्प करेंगे उनकी। लेकिन इतने में पता चला कि जी केपी और साउथ पंजाब भी इन्वॉल्व हो गया है। तो फिर हमने, हमारे चैप्टर्स हैं, हमारे चारों सूबों के चैप्टर्स हैं, तो हमने डिसाइड किया कि जो केपी चैप्टर है पंजाब चैप्टर अपने पंजाब में करेगा, सिंध चैप्टर सिंध में करेगा। इस तरह जो केपी चैप्टर है हम, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत ज्यादा तबाही और ज्यादा नुकसान हुआ, तो फिर हमने ये किया कि जी हमने एक मीटिंग की और उसमें ये डिसाइड हुआ कि केपी चैप्टर जो है वो अपने खैबर पख्तूनख्वा में हमने अभी कोई 3 दिन पहले हमने मीटिंग की और हमने पूरा प्लान बनाया कि किस तरीके से हम ये सारा करेंगे। तो हमने 3 जगह टारगेट की जहाँ पे के मालाकंड, स्वात, डीए खान और कोहिस्तान। तो इसके लिए हमने एक प्रोग्राम मरतब किया और यहाँ पे जो तंजीमें काम कर रही हैं, खासकर अल-खिदमत का मैं नाम लूंगा, तो हमने उनके साथ भी एक कंसोर्शियम, एक किस्म का उनके साथ मीटिंग करके कंसोर्शियम बना लिया है ताकि हम मिल के सारा, क्योंकि आपको पता है कि मेडिकल कॉलेजेस हैं तो वी हैव ह्यूमन रिसोर्स, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल, नर्सेज प्लस मेडिसिन्स। तो हमारा ज्यादातर जो उस पे एक टारगेट है वो ये है कि हम फ्री मेडिकल कैंप्स ऑर्गेनाइज करें। क्योंकि डॉक्टर साहब मेरी जब डेली अक्सर बात होती है, जो हमारे न्यूज रिपोर्टर्स या सहाफी मौजूद हैं, फैक्ट्स हमारे साथ शेयर कर रहे होते हैं, सो एक चीज जो कि बहुत मिसिंग थी, क्योंकि एड भी बड़ी तादाद में पहुंच रही है, खाने के हवाले से भी बहुत सारे लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा करें, बहुत सारी एनजीओज, ऑर्गेनाइजेशंस, लेकिन जो मेडिकल कैंप्स हैं, जब भी किसी से बात हुई है जो ऑन फील्ड मौजूद हैं, वो ये बता रहे थे कि मेडिकल कैंप्स की कमी है यहाँ पर। फिर बहुत सारे वबाई अमराज भी फूटना शुरू हो गए हैं, लोगों की सेहत के मसाइल इस वक्त शुरू हो गए हैं। सो मैं उस हवाले से जानना चाह रही हूँ कि उस हवाले से आप क्या काम कर रहे हैं? जी देखें, ये जो हमारा केपी है खासकर ना, इसमें जो इस फ्लड की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह हुआ है ना, रोड सारे उड़ गए हैं और उन जगहों के ऊपर जाना भी एक किस्म का प्रॉब्लम बना हुआ है। तो वो हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस हैं उनके साथ भी हमारा एक लाइजॉन बन रहा है, ताकि आप देखें कोहिस्तान एक ऐसा एरिया है जिसके दूर दराज इलाके हैं, उसमें ऐसे भी जाना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन अब वो रोड जो कच्चे रोड है वो भी बह गए हैं। तो ऑफ कोर्स वो जरा थोड़ा सा टाइम इसमें लग रहा है, इसलिए आपको ये महसूस हो रहा है, लेकिन अब हम तकरीबन पहुंच चुके हैं और हमने अपना काम स्टार्ट कर दिया। जी ठीक है। शाद मुस्तफ़ा साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या टारगेट रखा हुआ है, कौन से बड़े इकदाम आप लेना चाह रहे हैं आफ्टर एमरजेंसी, कि बहाली के कौन से बड़े स्टेप्स उठाने चाहिए जो कि प्रायोरिटी है? सबसे पहले तो ईओ ने अपने चैप्टर्स के अंदर ख़ुसूसन मैं मेंशन करूँगा लाहौर चैप्टर के जो प्रेसिडेंट हैं अशर फैसल साहब, उन्होंने इनिशिएटिव लेके और सीनियर मेंबर्स जो हैं उन्होंने इनिशिएटिव लेके इमीडिएटली एक
कलेक्शन ऑफ फंड्स की तहरीक शुरू की है, जिसके साथ ही हम इमदादी सामान लेके भेजेंगे। इंडिविजुअल लेवल्स पे तो तकरीबन तमाम ईओ के मेंबर्स कुछ ना कुछ कर रहे हैं। ईओ एज ए ऑर्गेनाइजेशन इसमें मिल के और इमदादी जो कार्रवाइयाँ हैं उसमें जो लोग काम कर रहे हैं, जो तंजीमें काम कर रही हैं, उनके साथ शाना बशाना चलने को तैयार है और अपने आप को पेश करती है कि आप हमें इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे रिसोर्सेज हैं, हमारे बिजनेसमैन जो हैं उनके रिसोर्सेज हैं, वो बहुत से ऐसे कारोबार में हैं जिसमें कि फूड का बिजनेस भी है, जिसमें पोल्ट्री का बिजनेस भी है, जिसमें हम टेक्सटाइल या सनतकार भी हैं। पूछोगे कौन से चैलेंजेस दरपेश हैं इस वक्त सबसे बड़े, तो इस वक्त तो देखें सबसे ज़्यादा जहाँ जानी और माली नुकसान है, सबसे ज़्यादा ज़िंदगी मुतासर हुई है लोगों के। जहाँ अमलाक ख़राब हुई हैं वहाँ कम्युनिकेशन में पुल बह गए हैं, तकरीबन कोई 150 पौने 200 के करीब ब्रिजेज़ हैं जो इस वक्त तबाह हो चुके हैं, रोड्स ख़राब हो चुकी हैं, तरसील का जो भी तरीक़ेकार है वो डिस्टर्ब हो चुका है। लोगों को जो इमीडिएटली जो लोगों के घरों में पानी है जिसकी वजह से बीमारी का ख़तरा है या जिसकी वजह से भूख और प्यास का मसला है या शेल्टर का मसला है, वो तो इमीडिएटली जिस तरह से रिस्पांस दिया है पाकिस्तानी अवाम ने और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने और या एड एजेंसीज़ ने, वो तो हम कवर कर जाएंगे। बट ज़्यादा बड़ा मसला जो है वो इसके आने वाले दिनों का है, क्योंकि सर्दी सरों पे है। इसके अलावा जो उनकी ज़िंदगी को वापस हमने खड़ा करना है, लोगों के कारोबार चाहे वो थड़े हों, फैक्ट्रीज़ हों या बड़े बड़े होटल्स हों, वो तबाह हो गए हैं। तो ये तो एक मेरा ख्याल है कि काफ़ी लंबे अरसे तक रिहेबिलिटेशन का काम चलेगा और मैं अपील करता हूँ लोगों से जो इसमें शामिल हैं कि हर स्टेज पे मुख्तलिफ नौइयत की सलाहियत और एक्सपीरियंस चाहिए होगा, तो लोग ये पहली गो में जाके मदद करके पीछे ना हटें, इसमें आगे चलें। अब देखिए ना, आपने विंटर्स की बात की जिसको आने में मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा टाइम नहीं है, सितंबर हैज़ स्टार्टेड। तो अब मुतासरा इलाकों में जो तबाहशुदा इलाके हैं वहाँ पे आप समझते हैं कि रिहेबिलिटेशन का काम अगर अभी से उसका आगाज़ हो जाएगा तो हम कुछ कवर कर पाएंगे ना आने वाले टाइम में? जी, बिकॉज देखें जो जहाँ से ये सैलाब शुरू हुआ है वहाँ तो बर्फ़ का मसला आने वाला है कुछ दिनों बाद, 2 महीने बाद। तो उसके अलावा भी जो साउथ ऑफ पंजाब है और सिंध है, अपर सिंध है, वहाँ पे जो पानी खड़ा हुआ है, जो फसलें तबाह हुई हैं, हमें तो आज उसके ऊपर मेजर्स लेने हैं, बिकॉज आने वाले वक्त में आपकी सब्जियों की किल्लत पैदा होने वाली है और हो चुकी है। इसी तरह फलों में मसला आ जाएगा। ये पूरा जो इकोनॉमिक सिस्टम है पाकिस्तान का, जो मईशत है, उसकी तरफ भी हमें बहुत तेज़ी से सोचना है। ठीक है डॉक्टर अजहर, आपसे मैं जानना चाहूँगी, एक तो चैलेंजेस के हवाले से मैं आपसे बात पूछना चाहूँगी, दूसरा कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो तलबा हैं, उनकी जो इस वक्त सेंटिमेंट्स हैं वो भी पहुँच रहे हैं और इमदाद के लिए उनकी एनर्जी को किस तरह से चैनलाइज कर रहा है पामी? देखिए जी, मैं जो आपके हमारे स्पीकर बात कर रहे थे वो बिल्कुल अपनी उसके ऊपर वो ठीक करिए। अब हमारा जो मसला है यहाँ पे खासकर मालाकंड और कोहिस्तान और ये एरिया है कि अभी आगे सर्दी आनी शुरू हो जाएगी, तो उनको गर्म चीजें और खासकर लोगों के घर के हैं तो वो टेंट्स और ये चीजें चाहिए होगी ताकि वो सर्दियों में अपने आप को वो कर सके। नंबर 1। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, हमने वो ज़लज़ले में भी देखा था, हमने उस वक्त ही बड़ा काम किया कि लोग जो है इंडिविजुअली भाग रहे होते हैं और काम के लिए लगे होते हैं। तो मेरा ये एक अपील है सब लोगों के लिए कि जी बेसिकली आपका जज्बा अपनी सराखों पे, लेकिन इसको एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स होना चाहिए। और इसमें मैं अपील करूंगा हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस को भी कि वो जो लोग इंडिविजुअली भी आ रहे हैं उनको एक इकट्ठा करें और एक कंसोर्शियम के तहत जब ये एक इकट्ठा होकर काम होगा तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से होगा। वरना मैंने देखा है कि कई लोग इंडिविजुअली अपना अपना सामान लेके और गाड़ियां लेके भी चल पड़े हुए हैं उसके लिए। तो मैं ये समझता हूँ जी कि जी गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस को चाहिए कि इस सारी चीजों को कोऑर्डिनेट करें लोगों के दरमियान में और इस तरह सिलसिला करें। और खासकर ये जो और बड़ी अच्छी तंजीमें भी काम कर रही हैं, लोगों को चाहिए कि इनके साथ शामिल होकर और एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट जब करेंगे तो वो ज्यादा फायदा होगा इंशाल्लाह।
ठीक है सर, किस किस्म की डोनेशन लोग कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं और आपके साथ कनेक्ट भी होना चाहेंगे, ये मिशन एहसान का हिस्सा बनना चाहेंगे, तो उनसे आप क्या अपील करेंगे? देखिए जी, मैं उनसे यही अपील करूंगा कि जी वो जिस किस्म की डोनेशन है, चाहे कैश में है, चाहे कपड़ों में है, चाहे फूड में है, चाहे जिस उस ऊपर है, तो वो जो उनके करीब अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके साथ शामिल हो जाएं। मेरा ख्याल है हर ऑर्गेनाइजेशन का इस वक्त लोगों ने, जैसे मैं अभी अब्टाबाद से आपसे बात कर रहा हूँ, तो अब्टाबाद में बहुत सारी जगहों पे लोगों ने कैंप्स लगा के और वो चीजें इकट्ठी कर रही हैं। तो मैंने इधर अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट की है कि इनको कोऑर्डिनेट करें, ताकि जिस वक्त किसी भी इलाके में ये वो करना चाहें, जैसे अब्टाबाद के लोग कोहिस्तान हमें नजदीक है, तो उसके लिए वो करना चाहेंगे, तो वो ये सारा किसी किस्म का भी कोई जो काम है वो अगर एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से नहीं होगा तो वो फिर उस तरीके से इफेक्टिव नहीं हो सकता। तो मेरी मैंने पहले भी कहा है कि मेरी अपील है सब लोगों से कि जी वो अपनी लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी इन्वॉल्व करें और अपने साथ जो इस वक्त बड़ी अच्छी तंजीमें, जैसे मैंने खिदमत फाउंडेशन का भी नाम लिया, इस तरह और बहुत सारी फाउंडेशन हैं जो इस तरह काम कर रही हैं, उनके साथ कलेक्टिव काम शुरू करें। बिल्कुल, और जिस भी ऑर्गेनाइजेशन पर यहाँ पर ये बात बहुत जरूरी है कि आपको ट्रस्ट है, आप जरूर करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। शाद मुस्तफा साहब, आपका बहुत शुक्रिया टाइम के लिए। तो जनाब, इस आफत की घड़ी में अपने हमवतनों को इमदाद पहुंचाने के लिए एप्सप और पामी ने सुपीरियर फाउंडेशन के ताउन से मिशन एहसान फ्लड फंड कायम किया है। आप तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि आप भी इसका हिस्सा बने। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। न्यू पाकिस्तान में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहती हूँ। और आपको पता है कि सैलाब से जो मुतासरा इलाके हैं वहां पर साफ पीने की पानी की इस वक्त इतनी किल्लत या एक जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो एक दरपेश है। सैलाब जदगान की बड़ी तादाद को पीने के पानी की सहूलत अब दी जा रही है और ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सैयद जाहिद अजीज, जो कि आपको बताएं कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं आबे पाक अथॉरिटी, उन्होंने मोबाइल हैंड फिल्ट्रेशन सैलाबी पानी को पीने के काबिल बनाता है। ये एक काविश की जा रही है ताकि जितने सैलाब मुतासरीन हैं उन तक साफ पीने का पानी एटलीस्ट पहुंच सके। और इसके साथ ही फजलपुर राजनपुर में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हैंड पंप नस्ब किया जा चुका है। कहां तक इनकी ये काविश कामयाब हुई है और क्या एग्जैक्टली किया जा रहा है, जानेंगे इसी बारे में। सैयद जाहिद अजीज हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं आबे पाक अथॉरिटी। थैंक यू सो मच आपका जाहिद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया इन न्यू पाकिस्तान। मुझे बताइएगा किस तरह से आप सैलाबी जो इलाके हैं या जो मुतासरा इलाके हैं, आबे पाक अथॉरिटी किन किन इलाकों में काम कर रही है? शुक्रिया। जहां दीगर पंजाब के महकमा जात जैसे कि पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और दिल्ली इंतजामिया काम कर रही है, वहाँ आबे पाक अथॉरिटी क्योंकि शेल्टर के बाद जो साथ अगला मसला होता है वो पानी और खुराक का है। और ये इलाके चूंकि रिमोट भी हैं, राजनपुर, तौमसा और इसके दीगर कबायली इलाके करीब, यहाँ पे सबसे मेन इशू पानी का इसलिए बन जाता है कि अगर आप पानी ना ठीक दें तो उनकी पेट की बीमारियां फैल जाएंगी, उसके बाद फिर आपको मेडिकल के लिए बहुत सारा इंतजाम करना पड़ेगा। तो इस सिलसिले में हमने कुछ ऐसे सॉल्यूशंस वहाँ पे निकाल के लाए हैं, जो जैसे कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हैंड पंप्स हैं, तो जो पानी सैलाब का वहाँ इकट्ठा हुआ है उसी पानी को हम ड्रिंकेबल बना के लोगों को फराहम कर रहे हैं। उसके अलावा कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे पानी नहीं इकट्ठा हुआ हो, तो वहाँ पे हम 10,000 जेरी कैंस अपने ही फिल्ट्रेशन प्लांटों से भर के वो हम सप्लाई कर रहे हैं। अच्छा जाहिद साहब, ये फिल्ट्रेशन किस तरीके से काम करता है और कितने लोग इससे मुस्तफीद हो सकते हैं? ये फिल्ट्रेशन प्लांट 500 लीटर फी घंटा पानी फराहम कर सकता है। उसी पानी को जो वहाँ पे खड़ा है जो पीने के काबिल नहीं है, उस पानी को ये ड्रिंकेबल बनाता है। इसमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन या फिल्टर इस्तेमाल होता है और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन से जब पानी गुजरता है तो उसमें हर किस्म का बैक्टीरिया, वायरस
और जो भी ऐसी मुज़र सेहत जो चीजें हैं वो उसमें से निकल जाती हैं और वो पानी साफ हो जाता है। तो और चलता भी ये हैंड पंप से है, यानी इसमें कोई आपको बिजली की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां बिजली तो है ही नहीं। तो हैंड पंप ड्रिवन अल्ट्राफिल्ट्रेशन पंप ये पाकिस्तान में पहली दफा एक जगह पे हमें ये इस्तेमाल करने के लिए हमने क्लास करवाया है। और इसके बाद हमने मजीद 5 जगह निशानदेही की है, वहां पे ये ऐड करेंगे। और इसको देखते हुए यूनिसेफ ने भी हमें हमसे रब्ता किया है कि वो भी चाहते हैं कि हमारा हाथ बटाएं। वजीर हाउसिंग, सेक्रेटरी हाउसिंग, उनकी हमें इंस्ट्रक्शंस हैं, हमने अपनी पूरी टीम वहां भेज दी है ताकि पानी के सेक्टर को हम कवर कर लें कम से कम। बाकी शेल्टर और दीगर चीजें और खुराक, अद्वियात और दीगर महकमे या दीगर तंजीमें वही काम कर रही हैं। अच्छा जाहिद साहब, क्या इससे पहले जो सैलाब इलाके हैं या पंजाब में इस तरह का फिल्ट्रेशन हैंड पंप काम कर रहा है? दरअसल ये सबसे पहले इसको हमने अभी कोई चंद माह कबल, कोई 3 माह कबल इसको आगाज किया था। कबायली इलाका जो डीजी खान का है, पोर्ट मंडो, तो वहां पे इंसान और जानवर एक ही तालाब से पानी पीते थे और ये सिलसिला कई दहाइयों से जारी था, बल्कि सदियों से जारी था। तो जब उनके लिए हमने ये फिल्ट्रेशन प्लांट इंस्टॉल किए तो उसके 3 माह बाद ही ये नागहानी आफत सामने आ गई। और वो टेक्नोलॉजी जो वहां पे हमने उस तालाबों के लिए हासिल की थी, 31 हमने पंप्स ये इंस्टॉल किए थे। तो हमने ये स्पेयर किए 5 पंप्स, ताकि वहीं पे कुर्बो जवार में जहाँ पे लोग सैलाब में घिरे हुए हैं, उनके पास पीने के पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो वो वहाँ काम आ गया। तो इस लिहाज से ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में ये पहला पॉइंट है डीजी खान जहाँ पे हमने फिल्ट्रेशन प्लांट्स को मुतारफ कराया। इसके बाद इंशाल्लाह ये पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग इसकी होनी चाहिए ताकि ये ज्यादा लोग इससे इस्तेफादा कर सकें जहाँ बिजली नहीं है और वो साफ पानी पी सकें। ठीक, तो जाहिर है हुकूमत पंजाब की हिदायत हैं पीने के जो पानी की साफ पीने के पानी की जो सहूलियात हैं, इसके हवाले से मजीद इकदाम किए जाएंगे, इसको मजीद आगे स्प्रेड किया जाएगा? जी बिल्कुल, इसमें इसको एक्सटेंड किया जाएगा और ना सिर्फ ये हैंड ड्रिवन अल्ट्राफिल्ट्रेशन को एक्सटेंड करना है, बल्कि हमने दीगर ज़राए भी कार लाने, जैसे वाटर टैंकर्स हैं, पीडीएमए भी उसमें शामिल है और वो वाटर टैंकर्स के जरिए पानी दे रही है। उसके अलावा जैसे मैंने कहा कि वाटर के टैंक्स जो कैन है, जेरी कैन, तो 10,000 जेरी कैन हमने अगले 2 दिनों में अरेंज करके वो वहाँ पे लोगों को ट्रांसपोर्ट करके फराहम करने हैं। तो इसलिए जो भी ज़राए हमारे पास अवेलेबल हैं उनको इस्तेमाल करना है। और ये तो इनोवेटिव है, इसमें तो आप पानी ट्रांसपोर्ट ही नहीं करना पड़ता, वहीं का पानी आप ड्रिंकेबल बना देते हैं। ये सबसे बेहतरीन ऑप्शन यही है हमारे पास। ठीक है। फजलपुर, राजनपुर में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हैंडपंप नस्ब किया गया, यहाँ पर अब ये काम कर रहा है। इसके अलावा कौन कौन से इलाके आप समझते हैं कि जहाँ पर पेट की बीमारियां ज्यादा फूट रही हैं, जहाँ पर साफ पानी लोगों को मुयस्सर नहीं है, तो कौन कौन से इलाके, कौन कौन सी जगह आपके प्लान में है जहाँ पर आप इसको इसके हवाले से इकदाम आगे उठाने जा रहे हैं? इसमें हमने राजनपुर, उसके अलावा तौनसा, उसमें चूंकि बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे पानी इकट्ठा हुआ है और लोग पानी से महरूम है पीने के पानी से, तो हमने ऐसे किया है कि इनको पिकअप्स पे रख दिया है इन पंप्स को, 5 पंप्स को, और ये मूव करते रहते हैं। जैसे ये फजलपुर में लगा दिया, उसके बाद लोगों ने वहां पे भरा, उसके 2 घंटे के बाद हम किसी और जगह पे ले जाते हैं, वहां पे यही काम करते हैं। तो 5 पंप्स इन सर्कुलेशन है, इनकी तादाद हम बढ़ा के 31 तक कर देंगे इंशाल्लाह। और इससे ये होगा कि तकरीबन तमाम ही एरियाज कवर हो जाएंगे और जहां नहीं कवर होंगे वहां पे हम जेरी कैन को। जाहिद साहब, ये इस्तेमाल होने वाला पानी बिल्कुल सेफ है? जी बिल्कुल 100% सेफ है, क्योंकि इसमें किसी किस्म की माइक्रोबियल पॉल्यूशन नहीं रह जाती और तमाम जरासीम इसमें से आउट हो जाते हैं। ठीक 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 है, थैंक यू सो मच सैयद जाहिद अजीज, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आब पाक अथॉरिटी, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। और एक बहुत अच्छी काविश है, एक बहुत अच्छी कोशिश है, चूंकि सैलाब ज़दगान जो इलाके हैं, जो सैलाब से मुतासरा लोग हैं, उनको अगर इस वक्त एक मेजर चैलेंज की अगर बात की जाए तो वो साफ पीने का पानी है जिसकी किल्लत है। और अगर साफ पानी नहीं मुयसर होगा तो उसके बाद डायरिया, पेट की बीमारियां और जो दीगर वबाएं हैं वो बढ़ती हैं, डिहाइड्रेशन हो जाती है, बैक्टीरिया आपकी बॉडी में जाकर आपकी सेहत के हवाले से काफी सारी चीजें प्रॉब्लम या तकलीफ का बाइस बन सकती हैं। सो उस हवाले से एक बहुत अच्छी कोशिश की जा रही है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन न्यू पाकिस्तान। प्रोग्राम में वक्त हुआ है हेडलाइन ब्रेक का, उसके बाद आपको ज्वाइन करते हैं। स्टे विद अस। न्यू पाकिस्तान, न्यू पाकिस्तान, न्यू पाकिस्तान, न्यू पाकिस्तान।
वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान में गैर मामूली तवील मॉनसून के दौरान शदीद बारिशें और आने वाले सैलाब ने तबाही मचा रखी है। बलोचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के इलाके सैलाब से बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं। NDMA के मुताबिक मजमूई तौर पर 3 करोड़ 30 लाख से जायद आबादी इस कुदरती आफत से मुतासिर हुई है। इसका तखमीना लगाया गया है तकरीबन 1162 अफराद की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है। ये नंबर खुदा ना खास्ता इससे ज़्यादा भी हो सकता है। सिंध की बात की जाए तो वहाँ पर हालिया बारिशों के दौरान सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक तकरीबन 15,000 के करीब मवेशी हलाक हुए हैं और इन हालात में खुराक का बंदोबस्त करना, कारोबार, सड़कें, घर सब कुछ तबाह होकर रह गया। इसी हवाले से बात करेंगे। कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है। सर, मेरा सादा सा सवाल है, सैलाब से इतनी तबाही हुई है, ये सब क्या मिस प्लानिंग की वजह से हुआ है, या अक्सर लोग कहते हैं नेचुरल डिजास्टर है, कुदरती आफत है, ये तो होना ही था, या फिर कुछ प्लान नहीं किया गया बर वक्त? जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मैं अभी आपका प्रोग्राम देख रहा था जब मैं अभी शुरू होने से पहले, तो आपने आज के कंटेंट में बड़ा अच्छा था कि आपने बहुत सारे एक्सपर्ट्स को और वो लोग जो कि हैंड्स ऑन अपने अपने शोबों में वहाँ पे काम कर रहे हैं, आपने उनको बुलाया। तो मैं समझता हूँ ये सैलाब के ऊपर और क्लाइमेट के ऊपर जो है वो एक्सपर्ट्स की इनपुट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, न्यूज़ के लेवल तक तो जब हमें न्यूज़ आती है, और हम न्यूज़ भी एक ज़रूरी है, एक चैनल है, लेकिन उसके बाद कुछ करने के लिए या कंक्रीट मेजर्स के लिए आई थिंक, जैसे कि हमारी कंट्री में बहुत सारे हैं, मैं जैसे आफिया सलाम हैं, हमारा सवास हैं, डॉक्टर नसीम हैं, अली शेख हैं, ये बहुत सारे लोग हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी इनपुट से आई थिंक कि हम अपनी जो अब आने वाला जो पॉलिसी है उसको हम बहुत रिफाइन कर सकते हैं। जहाँ तक आपने बात की सैलाब की कि ये सैलाब क्यों आया और ये क्या प्लानिंग थी, मिस मैनेजमेंट थी प्लानिंग के अंदर, या ये क्या रीज़न थी। देखिए, ये जो बहुत 4-5 साल से क्लाइमेटोलॉजिस्ट ये कह रहे थे कि क्लाइमेट में चेंज आ रही है और उसकी वजह से मानसून, जो कि हमारी जेट स्ट्रीम्स जो अटलांटिक में बनती हैं उनसे मानसून बनता है, मानसून थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है वेस्ट की तरफ। उसके साथ साथ अगर आप ये देखिए कि हमारी जो इस वक्त पाकिस्तान में जो ये सैलाब आया है, इसमें बलूचिस्तान में जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ बलूचिस्तान है और जो सेंट्रल सिंध का पार्ट है और नॉर्थ का पार्ट है, वहाँ पे जो बारिशें हुई हैं ये मानसून की वजह से हुई हैं। बहुत स्वेयर बारिशें हुई हैं, अनप्रेसिडेंटेड बारिशें हुई हैं। और जो नॉर्दर्न एरिया के अंदर और केपी के अंदर जो डिस्ट्रक्शन हुई है वो एक्चुअली गिलॉफ के फिनोमेना में उसका ज़्यादा अमल दखल है, क्योंकि ऊपर जब बारिशें हुई और जो हीट टेम्परेचर बढ़ा तो उसकी वजह से लेक्स जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हुए। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान में 7,200 से ज़्यादा ग्लेशियर्स हैं और पोलर रीजन्स के बाद सबसे ज़्यादा दुनिया में अगर किसी मुल्क में ग्लेशियर्स हैं तो वो पाकिस्तान में है, और वो बहुत तेज़ी से मेल्ट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखिए कि बलूचिस्तान में इतनी डिस्ट्रक्शन एकदम क्यों हुई। बलूचिस्तान में एक्चुअली 13 के करीब दरिया हैं जो कि ड्राई रिवर बेड्स हैं, जहाँ पे शायद पिछले 10 साल से कभी किसी ने पानी नहीं देखा। सिर्फ 3 दरिया हैं जिनमें पानी आता है और बहुत कम आता है, वो बेसन में जाके खत्म हो जाते हैं। बाकी दरिया जो हैं वो मेन प्लेटो के अंदर पीटर आउट होते हैं। लेकिन क्योंकि वो दरिया बड़े अरसे से ड्राई थे, उनका ड्राई बेड था और यहाँ डोरमेंट बेड था, तो लोगों ने शहर, आबादियां, चीजें उसके ऊपर आ चुकी हुई। सर, अब यहीं पर मेरा सवाल पैदा होता है, मेरा यहीं पर सवाल होता है, लोगों को तो नहीं मालूम था, अगर 13 साल से ड्राई रिवर है तो दरिया का पाथ तो चेंज नहीं हो गया ना, अगर पानी का तो रास्ता वही होगा। यहाँ पर सूबाई हुकूमत की क्या जिम्मेदारी बनती है? देखिए, मैंने पहले एक प्रोग्राम में कहा था कि ये हमारा जो है ना वो बेसिकली दिस फ्लड जो है वो इट इज़ अ इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक फेलियर। ये हमें जो डाटा है, हमें इसके डाटा के कर्व से आगे रहना पड़ेगा ना इन चीज़ों को। जब क्लाइमेटीज आती हैं, जब हमने क्लाइमेटीज को प्रेडिक्ट करना है, आप अर्थक्वेक को तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन आप फ्लड को तो प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि फ्लड की जो एक पैटर्न है और जो बारिशें आती हैं, और अब तो आप सैटेलाइट के थ्रू कम से कम 3-4 दिन पहले आपको पता चल जाता है कि क्लाउड्स कहाँ बिल्ट हो रहे हैं और किस तरफ मूव कर रहे हैं और क्या उनकी इंटेंसिटी है और किस मैग्नीट्यूड से जहाँ पे रेन होगी। सो उसको तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आप सही कह रही हैं कि इसमें हमें आई थिंक और क्लियर पॉइंट और प्रिसाइज होना पड़ेगा और ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। देखिए, अंग्रेज जब हम इंपीरियल दौर था और आज़ादी से पहले अंग्रेज ने हर डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इंपीरियल गैजेटियर्स लिखे थे, हर डिस्ट्रिक्ट के थे। उन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर आप हैरान होंगी कि उसने इन जो नाले और जो दरिया हैं उनको डिफाइन किया हुआ है।
और बहुत अच्छे तरीके से उनका फ्लो भी डिफाइन किया हुआ है। तो आई थिंक ये सारा जो सिस्टम है, ये जो सारी चीज़ें हैं, हमें दोबारा से रिवाइव करनी पड़ेंगी, तभी जाके हम इस क्लाइमेटी को किसी भी क्लाइमेटी को, और अब ये क्लाइमेटीज खुदा ना खास्ता क्योंकि हम उस क्लाइमेट जोन में पूरी दुनिया चली गई है कि अब ये क्लाइमेटीज रिपीटेटिव हैं, अब ये क्लाइमेटीज दोबारा भी आएंगी खुदा ना खास्ता, तो हमें इनको अब अपने आप को इसके लिए तैयार रखना। सर, ये सैलाब जैसे कि अगर हम 2010 का सैलाब का जिक्र करें, उससे डिफरेंट है क्योंकि तब तो क्लाइमेट चेंज के हवाले से इतनी बात नहीं होती थी, अब क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात होती है, इसलिए सारा मलबा आपको नहीं लगता कि समटाइम क्लाइमेट चेंज पर या ग्लोबल वार्मिंग का जो एक सिलसिला है उसके ऊपर डाल दिया जाता है, लेकिन अगर बर वक्त प्लानिंग हुई हो तो हम इतनी बड़ी तबाहकारी से बच सकते हैं। दूसरी बात मैं आपसे जो पूछना चाहूँगी, आपका कमेंट लेना चाहूँगी, अगर आज हमारे पास डैम्स होते तो क्या इतने बड़े पैमाने पर तबाही होती? देखिए, इसके साथ पहली बात तो ये है कि आप सारा मलबा क्लाइमेट चेंज के ऊपर नहीं डाल सकते, क्योंकि क्लाइमेट चेंज तो एक साइंटिफिक फिनोमेना है जो आ रहा है, उसकी एक प्रोसेस होता है जिसको हम मिटिगेशन या एडॉप्टेशन प्रोसेस कहते हैं, उसको अडॉप्ट करना होता है, और इसको अडॉप्ट करने के लिए आपने अपनी जो एक मैकेनिज्म है स्टेट का, उसके अंदर रेजिलियंस आपने पैदा करनी होती है। और ये रेजिलियंस जो है, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजीज हैं, लेकिन लेट मी एक्सप्लेन, थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि इस पर भी बात हम करने। देखिए, रेजिलियंस के लिए आपको पहले रिफ्लेक्शन करनी पड़ती है। रिफ्लेक्शन मीन्स कि आपको सोचना पड़ता है कि आपके इश्यूज क्या हैं, कहाँ पे ये फिनोमेना बिल्ड हो सकता है और आपने उसको कैसे टैकल करना है। फिर आपको उस अपने मैकेनिज्म के अंदर, स्ट्रक्चर्स के अंदर रोबस्टनेस लानी पड़ती है कि अगर सैलाब आ जाए या ये फिनोमेना डेवलप ही हो जाए तो आपके स्ट्रक्चर्स इस काबिल हों कि उसको विथस्टैंड कर सकें, और फिर उसके बाद फॉरवर्ड थिंकिंग आती है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये कहना कि सिर्फ क्लाइमेट चेंज, अब देखिए इसी बिल्कुल हमारे ही जोन के अंदर इंडिया है, वहाँ पे जो सैलाब हैं वो उधर भी बारिशें हिमालयाज में तो हुई हैं, लेकिन वहाँ पे सैलाब नहीं आया। अब फिर हमारे मुल्क में एक और डिबेट चल पड़ी है कि जी क्या डैम्स होने चाहिए, क्या डैम होने से ये रुक जाता है या नहीं होने चाहिए। देखिए, ये एक्चुअली आप देखें, पानी जो है वो बहुत बड़ा इशू है हमारा, क्योंकि हमारी एग्रेरियन इकोनॉमी है, हम एक फिजियोक्रेटिक सोसाइटी है, यानी वो सोसाइटी जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। तो जब बारिशें होती हैं तो पानी आ जाता है ज़्यादा, जब बारिशें नहीं होती तो 8 महीने जो है हमारी एग्रीकल्चर जो है वो अब इफेक्ट होना शुरू हो गई है। तो डैम तो हमारी ज़रूरत है, लेकिन और एक बड़ा डैम हमारी ज़रूरत है। हमें ये मिड कोर्स अडॉप्ट करना पड़ेगा, हमें क्लाइमेट, अपनी ज़रूरत और अपने इकोनॉमिक सर्वाइवल को देख के एक बीच का रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा, जिसमें हमें डैम भी बनाने की ज़रूरत है। हमें बहुत ज़्यादा क्लाइमेट, इतने भी बहुत ह्यूज डैम्स जो हैं वो हम ऐसी जगहों पे नहीं बना सकते जो कि फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक जोन्स के अंदर हों, जो कि एक डेंजरस जोन के अंदर हों। तो बहुत देख के, समझ के, साइंटिफिक स्टडीज करके डैम हमारी ज़रूरत है, बहरहाल वो हमें बनाने पड़ेंगे। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो क्लाइमेट है वो एक खाली क्लाइमेट, एक दरख्त लगाने से आप क्लाइमेट के इशू को एड्रेस खाली नहीं कर सकते। इस्लामाबाद के ट्रेल 3 या ट्रेल 5 से आप ट्रैश उठा लें तो आपने क्लाइमेट को आप एड्रेस नहीं कर सकते। वो बहुत अच्छी चीज है। क्लाइमेट चेंज, मौसमियाती तब्दीली की अगर मैं बात करूं, दरअसल ये पाकिस्तान और इसकी फिजियोक्रेसी की अगर बात की जाए, इसके लिए क्या मायने रखती है? देखिए, मैं वही बात कर रहा था। देखिए, आपने हमें अब अपना जो सिविक सेंस है उसको हमने बिल्ड करना है ना। अब ये सिविक सेंस की एफर्ट्स हैं, ये जो हम कर रहे हैं, जो दरख्त लगाना, ये सारा कुछ, लेकिन क्लाइमेट चेंज और उसका इफेक्ट उससे ये ग्लोबल फिनोमेना है। तो इसके लिए हमें ग्लोबल अप्रोच ही अडॉप्ट करनी पड़ेगी। और देखिए, हमारी जैसे NDMA बनी, और जब ये हमारे पहले फ्लड्स आए 2010 के, अभी आप 2010 के फ्लड्स की बात कर रही थी, तो उससे हमने लेसन्स तो कुछ हमारी कंक्लूजन्स तो निकले, लेकिन हमने उससे लेसन्स ड्रॉ नहीं किए। हमने उन्हीं जगहों पे दोबारा से आप सवात रिवर में देख लीजिए, उसी दोबारा से बन गए। अभी आप देखें कि बहुत सारी इसमें एफर्ट्स तो हो रही हैं। जैसे आर्मी चीफ जो हैं, उन्होंने भी कल कहा कि ये रिवर्स पे 2010 का मेन लेसन था, लेकिन दोबारा से वो कंस्ट्रक्शन होगी, बल्कि उससे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होगी। आर्मी अब देखिए कोयटा में तो पिछले 1.5 महीने से सैलाब में के उसमें एफर्ट कर रही है उसको कंट्रोल करने की। एक कोर कमांडर भी वहाँ पे शहीद हुए। लेकिन ये पूरी कौम को करना पड़ेगा, और ये पूरी कौम को समझाना पड़ेगा कि ये इशू क्या है। अब हम उस जोन के अंदर एंटर हो चुके हैं कि जहाँ पे ये हर आने वाले साल के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे अनप्रेसिडेंटेड इवेंट्स होंगे जिनको हम क्लाइमेट इवेंट्स कहते हैं। तो जो क्लाइमेटिक इवेंट्स हैं उनको हैंडल करने के लिए स्पेशलाइज्ड मैकेनिज्म चाहिए होंगे और स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स चाहिए होंगे। इंशाल्लाह बिल्कुल। अच्छा, मैं आपसे सर पूछना ये चाहूंगी कि 30 मिलियन लोग
मुतासिर हुए हैं, पाकिस्तानियों की ये जो मुतासरा पाकिस्तानी हैं, इनकी बहाली कैसे मुमकिन हो पाएगी, कैसे की जाएगी? देखिए, बहुत इट्स अ जायगेंटिक टास्क, और ये अब हमारी जो एक अथॉरिटी है जो इस वक्त रिहेबिलिटेशन और उन तक लोगों तक रिलीफ पहुंचाने के लिए सब कुछ कोऑर्डिनेट कर रही है, वो NDMA है। और मैंने अक्सर देखा है कि लोग, अब आजकल मैंने ट्विटर पे भी देखी है आप, तो लोग उसको कहते हैं, देखिए अब NDMA भी एक स्ट्रक्चरल चीज़ है। अब हमें थोड़ी सी चीज़ें जो स्ट्रक्चरल हैं पहले उनको एड्रेस करना पड़ेगा। सबसे पहले ये देखिए कि NDMA इज़ अ फेडरल अथॉरिटी जो बहुत अच्छा काम कर रही है। PDMA इज़ अ प्रोविंशियल अथॉरिटी, और जब 18th अमेंडमेंट हुई तो PDMA, ये जो फ्लड और ये जो रिलीफ है ये प्रोविंसेस के पास चली गई। और फिर जो DDMA है, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, वो DC साहब होते हैं। अब DC जो है वो PDMA के अंडर नहीं है। जो PDMA है उसका बिकॉज ऑफ द 18th अमेंडमेंट NDMA से जो लिंक है वो उतना स्ट्रांग नहीं रहा। सो एक थोड़ी सी स्ट्रक्चरल चीज जो है वो क्रिएट होगी। तो हमें ये सारी चीजें हमें ये भी एड्रेस करनी पड़ेंगी। फिर दूसरा आप ये देखिए कि जब कोई क्लाइमेट इवेंट होता है तो सबसे पहले मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो जाहिर है बीच में इन्वॉल्व होता है, उसको पहले प्रेडिक्ट करता है या उसको करना चाहिए। फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, क्योंकि ये जो बहुत सारा नुकसान हमने अपने नॉर्थ में देखा, ये दरख्त कट जाने की वजह से, दरख्त ना होने की वजह से, और उन जो पहाड़ हैं उनके बेयर या नेकेड होने, वो जो ग्रीन कवर से नेकेड हो जाने की वजह से भी बहुत सारे इश्यूज हुए, क्योंकि जो सैलाब का पानी है, जो टोरेंशियल रेन है, उसको दरख्त भी रोकते हैं। फिर आप देखिए तो इरिगेशन डिपार्टमेंट है, जब यही पानी नीचे आ जाता है तो फिर रिवर्स और कैनाल्स के अंदर ये पानी आता है। और फिर उसके बाद एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट है, फिर NDMA आता है। आई थिंक इन सब के अंदर एक कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़्यादा, और यही लेसन था 2010 का, कि हमें जो है बहुत सारी जगहों पे डाइक्स बनानी है, बहुत सारी जगहों पे एम्बैंकमेंट्स बनाने हैं, दरियाओं के साथ बनाने हैं, दरियाओं को आइडेंटिफाई करना है, उन ड्राई नालास को आइडेंटिफाई करना है जो कि फ्लड के अंदर जो है वो दोबारा से वेट हो जाते हैं और जिनकी वजह से नुकसान होता है। सो अगर आप देखें ये एक मुश्किल काम भी है, बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि एक जगह जहाँ से 10 साल से पानी नहीं आया और कोई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे एम्बैंकमेंट बनाना शुरू कर दे तो लोग तो वो हैरान होकर ये पूछेंगे कि ये अभी तो यहाँ ना कभी पानी आया है, तो ये क्यों, दे आर वेस्टिंग इट। सो हमें आई थिंक वो जो हजरत नूह का, मैं तो कहता हूँ कि वो जो हजरत नूह का कॉन्सेप्ट था कि जब वो किश्ती बना रहे थे नूह अलैहिस्सलाम, तो लोग जो थे वो कहते थे कि इनको लाहौल वाला कुव्वत पता नहीं क्या हो गया है कि ना कहीं पानी है, ना कोई दरिया है, ना कोई समंदर है, और ये किश्ती क्यों बना रहे हैं। तो आई थिंक दिस अप्रोच इज रिक्वायर्ड। आपके कहने का मतलब है कि ये अप्रोच होगी, इस लेवल की अगर प्लानिंग होगी तो आने वाले टाइम में हम सर्वाइव कर पाएंगे। थैंक यू सो मच कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। बड़ा सवाल इस वक्त ये है कि जो लोग मुतासिर हुए हैं सैलाब से, 30 मिलियन मुतासरा पाकिस्तानी, उनकी जो रिहैबिलिटेशन का काम है ये एक आसान बात नहीं है, इसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी दरपेश होंगे। होपफुली हमारी हुकूमत, हम ये सब कर पाएंगे इंशाल्लाह। प्रोग्राम में लेंगे एक ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, बुजुर्ग हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी की आज पहली बरसी है। 1 सितंबर 2021 को इंतकाल कर जाने वाले सैयद अली गिलानी आखिरी वक्त तक पाकिस्तान के साथ अपना रिश्ता वफा निभाते रहे। सैयद अली गिलानी की बेबाकी और जुर्रत भारत की आंखों में खार की तरह खटकते वो हमेशा रहे। भारतीय साम्राज्य ने 10 बरस मुसलसल उनको घर में उनको नज़रबंद रखा। उनकी काविश, उनकी जद्दोजहद को आज हम खराज तहसीन पेश करते हैं। आज के प्रोग्राम में ट्रिब्यूट पेश करते हैं। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं फरीद पराचा साहब, जमात इस्लामी से इनका ताल्लुक है। फरीद साहब, थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया हमें नियो पाकिस्तान में। नाकाबिले फरामोश जद्दोजहद रही, 10 साल तक उनको नज़रबंद रखा गया। किस तरह आज के दिन हम उन्हें याद करते हैं उनकी पहली बरसी के मौके पर? सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं फरीद साहब? जी, आवाज आ रही है मुझे तो आपकी आ रही है आवाज। जी, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी की आज पहली बरसी है, आज कैसे हम उन्हें याद करते हैं, उनको ट्रिब्यूट पेश करते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद अली गिलानी जो है वो सबसे बड़े लीडर थे आज़ादी कश्मीर के, हुर्रियत कश्मीर के और इल्हाक कश्मीर के, यानी पाकिस्तान के साथ इल्हाक के सबसे बड़े लीडर थे।
और उन्होंने जिंदगी भर इस अंदाज की जद्दोजहद और इस अंदाज की काविश की है कि आपने अभी कहा कि बुजुर्ग रहनुमा, वो बुजुर्ग बिलाशुबा उम्र के लिहाज से थे, 92 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ, लेकिन वो जवां साल बुजुर्ग थे, जवां अज़्म बुजुर्ग थे। यानी आखिरी वक्त तक, आखिरी सांस तक वो कश्मीर और पाकिस्तान की बात करते रहे और उस लिहाज से उनकी वजह से मसला कश्मीर जिंदा रहा। वहाँ के लोगों को हौसला होता रहा, वहाँ के बच्चों को, जवानों को हौसला होता रहा कि कोई हमारी बात भी करने वाला है। और वो एक लिहाज से अगर ये कहा जाता है कि पाकिस्तान मसला कश्मीर का वकील है, लेकिन ये बात भी कही जा सकती है कि सैयद अली गिलानी मसला कश्मीर और पाकिस्तान से लाग के सबसे बड़े वकील थे। उन्होंने जो भारतीय पार्लियामेंट को खत लिखा है वो इतने दलाइल से भरपूर है कि कोई साहिब फहमो फरासत पढ़कर कायल हुए बगैर नहीं रहता। उन्होंने बैक वक्त यानी एक तरफ वो भारत को चैलेंज कर रहे थे और इनकार कर रहे थे, और यही वजह है कि इस तमाम अरसे में मकबूजा कश्मीर के अवाम यकसू रहे हैं, उनके घरों पे पाकिस्तान के परचम लहरा रहे हैं, उनका घड़ियों का वक्त पाकिस्तान के मुताबिक है। वो 14 अगस्त को यौम आज़ादी मनाते हैं, 15 अगस्त जो भारत का यौम आज़ादी है वो यौम स्याह के तौर पर मनाते हैं। मोदी अगर दौरा करने के लिए वहां जाता है तो वो उस दिन यौम स्याह होता है और स्याह झंडियां और झंडे लहरा रहे होते हैं। वहां का चप्पा चप्पा भारत के खिलाफ है। 8 लाख फौज भी भारत की उसको अपने साथ नहीं रख सकी। तो ये सैयद अली गिलानी का ही एक कमाल है कि उन्होंने एक अपने जज्बे के साथ एक आज़ादी की रूह ठोकी है, और उनका ये भी पहलू था कि जी जेल, जैसे आपने बताया, बड़ी जुर्रत के साथ उन्होंने फरीद पराचा साहब, इसमें मेरे ख्याल से कोई शक नहीं है इस बात में, जब हम बात करते हैं सैयद अली गिलानी साहब की रिस्पेक्ट, कि वो जुर्रत और बेबाकी की एक मिसाल है हमारे लिए, और सदियां गुजरने के बाद इस तरह के लीडर्स मिलते हैं। जी जी बिल्कुल सही है। और उनका आइडियल खुद अल्लामा इकबाल थे, यानी अल्लामा इकबाल का कलाम और सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की तहरीरें, ये उन्होंने खुद कहा कि जी मेरे जज्बे का ये यानी कुरान पाक, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, और उसके बाद अल्लामा इकबाल का कलाम और सैयद मौदूदी की तहरीरें, इससे उनकी शख्सियत तश्कील पाई है। वो पाकिस्तान में भी रहे, यानी उससे पहले तक़सीम बर्र-ए-सग़ीर से पहले तालीम उन्होंने लाहौर में ही हासिल की। तो इस लिहाज से वो लाहौरी भी थे, और मतलब उनकी रूह के अंदर एक पाकिस्तानियत बेपनाह मौजूद थी। और आज का दिन जब हम उनको याद करते हैं तो दरअसल शहीदों को हम याद करते हैं, कुर्बानियां देने वालों को याद करते हैं, उनको याद करते हैं कि जो कश्मीर पाकिस्तान पुकारते पुकारते जिनकी नस्लें इस रास्ते के अंदर कुर्बान हो गई हैं, हम उनको याद करते हैं। तो सैयद अली गिलानी की अज़मतों को सलाम। खुदा आपका भी शुक्रिया कि आपने आज के दिन उनको इस अंदाज पे याद रखा, और याद रखना चाहिए। वो हमारे मौसन हैं। बिल्कुल बिल्कुल हमारे मौसन हैं, और उनकी जो खिदमात रही वो बेशक नाकाबिले फरामोश हैं। फरीद पराचा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया हमारे प्रोग्राम नियो पाकिस्तान के लिए। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और कुछ तस्करा करेंगे हालिया बारिशों से होने वाली तबाही के हवाले से। सिंध की मैं खासकर बात करना चाह रही हूँ क्योंकि सिंध में भी शदीद बारिशें हुई हैं और सिंध में वबाई अमराज फूटना शुरू हो चुके हैं हालिया बारिशों के बाद। कश्मीर की बात की जाए तो यहाँ पर वबाएं फूट पड़ी हैं। मुबैना तौर पर 3 दिन की अगर रिपोर्ट सामने लाई जाए तो इसमें से 11 से ज़ायद बच्चे हैं जिनकी जान चली गई। अब एक्सपर्ट माहिरीन इस हवाले से क्या कह रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या मज़ीद वबाएं फूटने का भी खदशा है, डर है, और इस सिलसिले में महकमा सिंध के क्या खासकर इक़दाम हैं इन वबाओं से इस वक्त निपटने के लिए, इसी हवाले से बात करेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर सईद खान इज विद अस। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। अमूमन बारिशों के बाद किस किस्म की वबाएं फूटती हैं, जन्म लेती हैं?
जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में इनवाइट करने का। मुल्क भर में सैलाब ने काफ़ी तबाही मचाई है, खुसूसन सिंध में इस वक्त सैलाब के फैक्ट्रीज बहुत ज़्यादा हैं और सैलाब के बाद के जो हालात हैं उसमें बीमारियां फूटने का बहुत ज़्यादा खदशा भी है और ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। 3 तरह की बीमारियां होती हैं। एक तो खाने पीने की वजह से होती हैं, जो गंदा पानी होता है क्योंकि पीने का साफ पानी मुहैया नहीं होता और उसी पानी में ये मुतासिरीन रहते हैं, तो ये पानी बहुत ज़्यादा कंटेमिनेटेड या ऐसी बीमारियां फैलती हैं। तो पेट की बीमारियां सबसे ज़्यादा होती हैं कि पेट की बीमारियां खाने पीने की वजह से होती हैं कि जो साफ खाना पीना मुहैया नहीं होता, स्पेशली पानी जो है वो कंटेमिनेटेड होता है या आलूदा होता है। दूसरे जो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है, जो हशरात की वजह से बीमारियां फैलती हैं, जिनको हम वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कहते हैं, जिसमें डेंगू, चिकनगुनिया और इस तरह की बीमारी, मलेरिया टॉप पे है। तो ये बीमारियां इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हैं क्योंकि वहाँ पे खुले आसमान के नीचे हैं, मच्छर बहुत ज़्यादा हैं और मच्छर काटते रहते हैं, तो इससे बीमारियां फैलती हैं। तीसरा जो है वो ट्रॉमा या साइकोलॉजिकल बीमारियां भी हैं कि इस तरह के सर से घर नहीं है, छत नहीं है, तो लोगों को काफ़ी ट्रॉमा होता है कि कब हम जाके दोबारा अपने घरों में जाएंगे। तो ये साइकोलॉजिकल बड़ा मसला होता है और लोगों को काफ़ी डिप्रेशन भी हो सकती है और इस बीमारियों के लॉन्ग टर्म इफेक्ट हो सकते हैं। लेकिन जो मुतादिद बीमारियां हैं, जो इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं, इसमें बहुत ज़्यादा ख़तरा है कि ये फैल जाएंगी, ये एक से दूसरे को लगती हैं। तो इसमें पेट की बीमारियां, टाइफाइड है, डायरियल केसेस है, कॉलरा है और हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस ई है। ये खाने पीने और गंदे पानी जहाँ पे है डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया आलूदा पानी, हशरात और मच्छरों की अफजाइश, ये 3 बड़े चैलेंजेस दरकार हैं और इनसे बचना है ताकि वबाई अमराज ज़्यादा ना फूटें। अब इस हवाले से जो मुतासरीन हैं, जो वहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनको अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो अवेयर नहीं होंगे तो वो आलूदा पानी का इस्तेमाल भी हो जाएगा, पेट की बीमारियां बढ़ेंगी, दीगर बीमारियां बढ़ेंगी, हशरात का ऑब्वियसली एक खदशा रहेगा, मच्छर की अफजाइश होगी। तो अवेयरनेस होना कितना ज़रूरी है? जो सूबाई गवर्नमेंट है, जो महकमा सिंध है, उनके क्या इक़दामात हैं इस हवाले से? कुछ किया जा रहा है? जी, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि अगर थोड़ा सा भी एहतियात किया जाए तो इससे बचा जा सकता है। मतलब अगर पानी उस वक्त साफ मुहैया नहीं है, कोशिश करनी चाहिए कि पानी को छान के पिएं या बॉयल, आइडिया है कि बॉयल करके पिएं, या जो लोग उसको इमदाद फराहम कर रहे हैं, कोशिश करनी चाहिए कि पानी की वाफिर मिकदार की फराहमी को इंश्योर किया जाए या खाना पीना जो मुहैया किया जाए। इन हालात में बेहतर है कि ड्राई फूड जो है वहाँ पे मुहैया किया जाए क्योंकि खुला खाना यूजुअली ख़राब हो जाता है और वो क्योंकि भूख लगती है उन लोगों को, तो वो फिर वो ख़राब खाना भी खा लेते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए जो इमदादी सरगर्मियाँ हैं वो इमरजेंसी को डील करने के लिए मौजू होनी चाहिए और वहाँ पे जो मौजूद लोग हैं, ज़ाहिर बात है वो तो इस वक्त इमरजेंसी और क्राइसिस में है, तो उनको तो जो भी समझ में आ रहा है, जो भी हाथ लग रहा है, वो बेचारे वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अवेयरनेस हमारे जो इमदादी कारकुन हैं उनके लिए भी ज़रूरी कि वो उनका ख्याल रखें और गवर्नमेंट को भी लाजमी है कि ये चीज़ों की भरपूर कोशिश करें कि ये वबाई अमराज आगे ना बढ़ पाएँ क्योंकि आगे आने वाले दिनों में इससे बाकी लोग भी मुतासर हो सकते हैं। कोविड का भी एक नया वो आ सकता है क्योंकि लोग बहुत ज्यादा तादाद में एक साथ रह रहे हैं, तो मौजी अमराज या डॉक्टर साहब, इस वक्त सिंध हुकूमत को फौरी तौर पर कौन से इक़दाम उठाने चाहिए? फौरी तौर पे तो इनकी रिहेबिलिटेशन करनी चाहिए। तो कम से कम हर बंदे को, हर ख़ानदान को एक टेंट मुहैया हो जाए कि वो अपना गुजर बसर अलग कर सके और बाकी लोगों से वो डिस्टेंस पे रहेंगे, तो इससे बीमारियाँ कम हो सकती है। और पानी की वाफिर मिकदार, पीने के साफ पानी की वाफिर मिकदार मुहैया करनी चाहिए ताकि मज़ीद बीमारियाँ ना पड़े। ठीक है। अच्छा सर, जिस तरह मुतासरीन वक्त पर अपनी खुराक पूरी नहीं कर पा रहे हैं, बीमारियां भी फैल रही हैं, आपको लगता है कि इस किस्म की बीमारियां फिर ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती हैं? इम्यूनिटी किस हद तक मुतासिर हो जाती होगी? बिल्कुल, इंसानी जिस्म के लिए ज़रूरी है कि वो भरपूर ग़िज़ा लें और इससे इम्यूनिटी उनकी रहती है। लेकिन इन दिनों में काफ़ी, जिस तरह हम विजुअल देखते हैं, आप लोग का मीडिया बहुत अहम रोल प्ले कर रहा है और आप विजुअल दिखा रहे हैं, जहाँ पे आप जाते हैं तो वहाँ उनके पास, काफ़ी लोगों के पास खाना नहीं होता या जो खाना होता है वो इस क्वालिटी का नहीं होता। तो यकीनन ये क्राइसिस वाले हालात हैं। उनके पास अपना जो खाना था वो बारिश की नज़र हो गया, तो ये क्राइसिस इमरजेंसी सिचुएशन है।
तो इसलिए हम गुजारिश करते हैं जो इमदादी कार्रवाइयाँ हैं उसमें इस तरह के बिस्किट मुहैया किए जाएँ जो न्यूट्रिशन वैल्यू उनकी हो और वो उनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरी कर पाएँ, क्योंकि इस वक्त कोई गोश्त वगैरह वहाँ पे मौजूद नहीं है। तो ख़ास किस्म के बिस्किट आते हैं जिसमें न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, प्रोटीन ज़्यादा मकदार में मौजूद होता है, तो वो वाली ग़िज़ाएँ इनको मुहैया करनी चाहिए। दूसरा, मेडिकल कैंप की अशद ज़रूरत है। कई जगहों पे लोग बहुत बीमार है, ख़वातीन, प्रेगनेंट ख़वातीन भी यहाँ पे, बच्चे हैं, तो उनके लिए इमदादी कैंप की अशद ज़रूरत है ताकि उनकी जो प्राइवेसी है वो भी इंश्योर हो जाए और वो रिस्पेक्ट के साथ जो भी बीमारी है वो डॉक्टर को दिखा सके और वो अपना इलाज करवा सके। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। प्रोफेसर डॉक्टर सईद खान। और वबाई अमराज जब फूट रहे हैं उससे कितना नुकसान हो सकता है इंसानी सेहत को, और फौरी तौर पर सूबाई या सिंध हुकूमत को जो इकदाम उठाने की ज़रूरत है, आई थिंक वो बर वक्त अगर ले लिए जाएँ तो हम एक बड़े नुकसान से आने वाले वक्त में बच सकते हैं। प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक ब्रेक का, वक्फे का, उसके बाद आपको ज्वाइन करते हैं। स्टे विद अस।